नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। हम पहुंचे हैं प्रेम शर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन्होंने हरियाणा की राजनीति का महाग्रंथ लिखा है, उसके लेखक हैं। ऐसी ही तमाम और भी कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। चलिए इनसे बातचीत करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त तौर पर इनके द्वारा किस किस तरह के राजनीतिक ग्रंथ लिखे गए, किस किस तरह की पुस्तकें लिखी गई और राजनीतिक उठापटक के इस सफ़र में इन्होंने क्या क्या देखा, पहले संक्षिप्त तौर पर उसकी जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भरोसा टीम का भी मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, मैं जिस तरह का आपका ये राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूरा जीवन रहा, आपने करीब 4 दशक से आप करीब सेवा कर रहे हैं और अपने लेख लोगों को प्रकाशित करके उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो इस दौरान का आपका जो इस सफ़र रहा, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करें, जानकारी दें जरा। मैं 1976 में पत्रकारिता में आया था और लाला जगत नारायण की प्रेरणा से मैं पत्रकार बना। सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस में हुई थी, लेकिन वहाँ मैं लंबा नहीं चल पाया क्योंकि दिल्ली की राजनीति और हरियाणा की राजनीति में अंतर है। मैं बहादुरगढ़ आया, उसके बाद सबसे पहले मैं बहादुरगढ़ में जिस टाइम पहुंचा, यहाँ कोई पत्रकार नहीं होता था। यहाँ नहीं, झज्जर भी, रोहतक भी सिर्फ एक सतपाल सैनी और दूसरा पत्रकार मैं ही बना था यहाँ इसमें रोहतक ज़िले में। उस टाइम पर झज्जर ज़िला नहीं था, रोहतक ज़िला था। इस दौरान मैंने जो है 1980 में पंजाब केसरी बहादुरगढ़ से ज्वाइन किया था और 82 में मैं नवभारत से भी जुड़ा रहा। मैं दोनों अखबारों में काम करता रहा और इस दौरान मेरे कम से कम उससे लेकर के और कोरोना टाइम तक मेरे 700 के करीब लेख पंजाब केसरी और नवभारत टाइम्स के एडिटोरियल पेज पे छपे हैं। इस दौरान मैंने चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध भी देखा है, इमरजेंसी काल भी देखा है, चौधरी बंसीलाल का शासनकाल भी देखा है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का भी कार्यकाल देखा है, उससे पहले राव वीरेंद्र और पंडित भगवत दयाल का भी कार्यकाल देखा है। चौधरी भगवत दयाल सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने थे हरियाणा के। उनकी पहले जो है बगैर चुनाव सरकार जो बनी थी, इसलिए क्योंकि ये फैसला लिया गया था कि जो हरियाणा विधानसभा में पंजाब के अंदर हरियाणा के विधायकों को रिप्रेजेंट करता है, उसी को सीएम बनाया जाए। तो उस टाइम पे पंडित भगवत दयाल शर्मा लेजिस्लेटर के वो थे, सदस्य जो अध्यक्ष थे, इसलिए उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ से चला। उस समय का राजनीतिक दृश्य आपने देखा, आज का राजनीतिक परिदृश्य आप देख रहे हैं, क्या किस तरह का राजनीतिक उतार चढ़ाव रहा, किस तरह की विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ? उस समय की राजनीति कैसी थी, इस समय की राजनीति कैसी थी? उस समय का स्वार्थ और निस्वार्थ कैसा था, इस समय का स्वार्थ और निस्वार्थ कैसा है? जिस टाइम पे 1976 में 66 में हरियाणा बना, उसके बाद 1977 तक हरियाणा में कांग्रेस का राज रहा है। 1 कांग्रेस का राज रहा। देवीलाल जी भी पार्टी बाद में बनी है। देवीलाल तो 77 में ही जो है ना सुर्खियों में आए, उससे पहले सुर्खियों में नहीं थे। वो लड़ाई तो करते रहते थे, कभी बंसीलाल के खिलाफ, कभी भजनलाल के खिलाफ, लेकिन उनके अपनी पार्टी को जो महत्व मिला 1977 में मिलना शुरू हुआ। आपातकाल की जो ज्यादतियाँ थी, उनसे तंग होकर के पूरा हरियाणा देवीलाल के साथ जुड़ गया था। और उससे पहले जनसंघ था, इससे बीजेपी से पहले जनसंघ में ये था कि जनसंघ से एक बार जो है ना समालका से जनसंघ के एक हरी सिंह नाम के एक विधायक बने हैं गाल्याण, वो जो आटा गांव से थे। नहीं, उससे पहले जो है ना कोई बीजेपी जनसंघ का कोई प्रभाव नहीं था हरियाणा में, सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा है।
जिस तरीके से आपने बताया कि एक छत्र कांग्रेस ने राज किया काफ़ी समय तक, लंबे समय तक हरियाणा में, लेकिन इस समय की स्थिति अगर देखें कि गुटबाजी है और संगठनिक जो ढांचा है वो भी पिछले लंबे समय से पूरी तरह से मजबूत नहीं है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका राजनीति पर आने वाले चुनावों पर? देखिए, राजनीति का प्रभाव तो ये है कि जब से संगठन खत्म हुआ है कांग्रेस का, उसके बाद से कांग्रेस जो है ना फिर पावर में ही नहीं आई। 2008 में कांग्रेस का संगठन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मौलाना के बाद पहली बार मौलाना का भी विरोध हुआ। हिसार का जो उपचुनाव हुआ उसमें जेपी चुनाव हार गया, कांग्रेस का उम्मीदवार था। जेपी ने सीधा दोष अपनी पार्टी पे डाल दिया था। मौलाना जो है फूलचंद मौलाना, वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी था, उसका भी खूब विरोध हुआ। वहाँ के बाद जो है फिर काफ़ी लंबे समय के बाद अशोक तंवर को हरियाणा का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो कई साल तक अध्यक्ष रहा, ना तो संगठन खड़ा कर पाए। उसकी और भूपेंद्र हुड्डा का इतना ज़बरदस्त खिंचाव हुआ कि दिल्ली में खाट रैली के अंदर खून खराबा हुआ, सिर फुटे, एक दूसरे के खून बया, FIR दर्ज हुई। उसके बाद लाल किला इसमें रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली हुई, उसमें गुलाबी पगड़ी का और लाल पगड़ी का, केसरिया पगड़ी का झंझट हुआ। उसमें भी इनकी आपस में खूब खींचतान रही। 2008 के बाद से कांग्रेस का आज तक कोई संगठन नहीं हुआ। शैलजा बनी, इसके अशोक तंवर को हटा करके शैलजा को बनाया। जिस टाइम शैलजा बनी तो ये हुआ था कि भूपेंद्र हुड्डा की बहन भाई बने हुए थे आपस में, भाई इनकी आपस में अच्छी वो रहेगी और संगठन खड़ा हो जाएगा। लेकिन शैलजा का कार्यकाल भी ऐसे ही गया। अब उदय भान बना हुआ है चीफ मिनिस्टर कांग्रेस अध्यक्ष, उसको भी बने हुए को साल भर हो गया, आज तक भी संगठन खड़ा नहीं हुआ। ये संगठन तो किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, और जब संगठन ही नहीं होता तो फिर पार्टी जीत की उम्मीद कैसे करती है। भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव है, लेकिन जाट वोट डिवाइड है। कुछ चौटाला के उससे कोर्ट से बरी हो जाने के बाद चौटाला का प्रभाव भी बढ़ा है। चौटाला की जाटों पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ रही है। अब हो सकता है कि पार्टी में, इनकी अपनी पार्टी में घरेलू वो पैदा होकर के दुष्यंत ने जज्बा बना ली, विरोध भी हुआ है एक दूसरे के खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन चौटाला का प्रभाव ख़त्म नहीं हुआ है। चौटाला जहाँ भी जाता है वहाँ भीड़ उमड़ती है खूब। अब वो वोट में कितनी ट्रांसफ़र होती है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि लंबे समय के बाद बाहर आ रहा है। फिर पार्टी का पिछले जो चुनाव था 2000, उसमें जो पूरी तरह से पार्टी बिखर गई थी, सिर्फ एक विधायक बना था, लेकिन उस विधायक की भी कुर्बानी रही है। अब है चौटाला पहला ऐसा विधायक है देवीलाल के बाद जिसने हरियाणा के हितों के लिए रिजाइन किया है एलनाबाद सीट से, और फिर वहाँ से चुनाव लड़ा और फिर जीते वो। किसान आंदोलन हुआ हरियाणा में, उससे पहले जाट आंदोलन हुआ, राम रहीम का आंदोलन हुआ, उससे पहले अपना सतपाल का आंदोलन हुआ। यानी हरियाणा 4-5 बार जला है। फिर महिलाओं के ऊपर जो महिला पहलवान, उनका धरना काफ़ी लंबा चला। रेप के आरोप भी लगे, उसमें भी लगे। उससे पहले जो खेल मंत्री था उस पर भी लगे। यानी हरियाणा बदनाम भी खूब हुआ है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति इस तरह की रही कि हरियाणा में जो लहर बनती है ना, वह 1-2 महीना पहले ही बनती है चुनाव से। अभी चुनाव में यही नहीं पता कि चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि लोकसभा के चुनाव साथ होंगे या विधानसभा के अलग होंगे। अगर दोनों चुनाव ये साथ होते हैं तो बीजेपी हरियाणा में भी कुछ भी कर सकती है। बाकी उसके अतिरिक्त जो है ना, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा की जाट लैंड में पकड़ है, और 3-4 जिलों में तो देखो ज़बरदस्त पकड़ है भूपेंद्र हुड्डा की, चौटाला की भी पकड़ है। अगर इनकी वोट एक पक्ष में जाती है या डिवाइड होती है, ये भी डिपेंड करता है। बाकी ये है कि कांग्रेस में जो है ना, सत्ता कई चैनल में है।
शैलजा के पास भी है, किरण चौधरी के पास भी है, सुरजेवाला के पास भी है, उदय भान पूनिया के पास भी है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बन गए उनके भी पास है। अब भूपेंद्र हुड्डा को थोड़ी सी कुर्बानी तो करनी पड़ेगी इसमें, तभी जा कर के कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है। उसको थोड़ा थोड़ा सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, महत्व भी देना पड़ेगा। किरण चौधरी का प्रभाव है, सुरजेवाले का प्रभाव सिर्फ अपने एरिया में हो सकता है, बाकी और प्रभाव इतना नहीं है सुरजेवाले का। शैलजा का प्रभाव है, लेकिन शैलजा का प्रभाव भी एक जाति विशेष पर है, जाट पर प्रभाव नहीं है शैलजा का, ब्राह्मण पर प्रभाव नहीं है शैलजा का, पंजाबी पर प्रभाव नहीं है शैलजा का, अपनी कास्ट पे उसका प्रभाव है। कुछ देखो, हर कास्ट में थोड़े बहुत तो हर नेता के समर्थक होते हैं, काम भी निकलवाते हैं लोग, शैलजा से भी काम निकलवाते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, जाट भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक नेता नहीं मानी जाती उन कास्ट की, वो नेता सिर्फ अपनी कास्ट की मानी जाती है वो। और फिर दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि वो जब अपना संगठन ही नहीं खड़ा कर पाई तो सरकार क्या चला पाएगी। इसी तरह जो है ना, अशोक तंवर के बारे में रहा, अशोक तंवर को हार करके कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उसका प्रभाव गांधी परिवार में बहुत अच्छा प्रभाव था उसका, इसी वजह से उसको बनाया गया था, लेकिन वो अपना प्रभाव वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ। उसको जल्दी भी बहुत लगी, सोनिया के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सोनिया के खिलाफ आज के टाइम पे कांग्रेस में जो नारेबाजी करता है तो मेरे ख्याल में तो उसका प्रभाव पार्टी में भी नहीं रहता। अब आजकल तो सोनिया के खिलाफ तो मोदी भी नहीं बोलता। सोनिया एक ऐसी नेता है जिसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, मोदी बोलता है, शाह जी भी बोलते हैं, वो सारे राहुल के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन सोनिया के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। प्रियंका के खिलाफ भी बोलते हैं, क्योंकि सोनिया एक इस तरह की नेता है कि उसको ये समझते हैं कि इस लेडीज़ ने विदेशी होते हुए भी हरियाणा की जो देश की जो कल्चर थी हमारी उसको कायम रखा है। उसके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा किसी भी तरह का। वैसे तो चाहे पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी, सुमित पात्रा ऐसा आदमी है बीजेपी के पास जो कुछ भी कह सकता है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकता है, बाकी आम आदमी सोनिया के बारे में कुछ नहीं कहता। जिस तरीके से आपने सीएम की कुर्सी को लेकर बात कही, तो अभी हाल ही में 3 राज्यों के जो फतह करके लौटी है बीजेपी, वहाँ भी चौंकाया तीनों राज्यों के सीएम की कुर्सी को लेकर, फेस को लेकर। तो क्या लगता है कि हरियाणा में भी इस तरह का कोई खेला हो सकता है कि नया फेस देखने को मिले? देखो जी, नए फेस तो बीजेपी जरूर लेके आएगी। जिस तरह से अब ये तीनों राज्यों में नए फेस की वजह से ये जीत पाए हैं। अब भजन लाल को, शर्मा को जो है ना, किसी को उम्मीद भी नहीं थी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी किसी को, मामा कोई जो यानी उसी को ज़्यादा मानते थे कि भाई ये सीएम बनेगा। छत्तीसगढ़ में भी यही था। तो इस तरह का जो है ना, नए आदमी, नए चेहरे तो आएंगे, लेकिन ये है कि बीजेपी का सबसे जो जीतने का कारण ये रहा है कि वहाँ एक चैनल काम करता है। शाह दूसरा चैनल है, लेकिन पहला चैनल मोदी है। जो मोदी ने कह दिया उसका विरोध करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है बीजेपी के अंदर। जबकि कांग्रेस के तो चैनल ही इतने हैं कि वहाँ तो हर विधायक अपने आप को सीएम मानता है। और दूसरा, संगठन की जरूरत जो है ना जी, पार्टी को है, विधायकों को, नेताओं को नहीं है। नेता इस चीज़ को मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि संगठन बगैर ही जीत जाएंगे हम। तो ये कांग्रेस की भूल है। 1977 से पहले कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है, क्योंकि संगठन इतना ज़बरदस्त था कांग्रेस का कि जो भी अध्यक्ष बनता था कांग्रेस का, उसकी सब सीटों पे चलती थी, उसकी पूरी पूछ होती थी, उसके खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब तो जो है ना, उदय भान पूनिया के खिलाफ कोई बोल रहा है, विधायक उनके अपने बोल रहे हैं, विधायक कह रहे हैं उदय भान पूनिया ने क्या कर दिया, उदय भान ने क्या कर दिया। तो इस तरह की बातें हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि अगर चुनाव लोकसभा और विधानसभा के होते हैं तो बीजेपी कुछ भी गुल खिला सकती है। जिस तरीके से 3 राज्यों को जीतने के बाद क्या लगता है कि वो जो जोश कार्यकर्ताओं और नेताओं में बना हुआ है वो लोकसभा और विधानसभा तक कायम रहेगा, बरकरार रहेगा? देखो, बीजेपी का तो जोश रहेगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी, अनुशासित पार्टी है, वहाँ जो है ना किसी की विरोध करने की हिम्मत नहीं है।
जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा है तो कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको ये गठबंधन सुहा नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस गठबंधन के बंधन के साथ चलेंगे या फिर ये गठबंधन कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर सकता है? ये अगर विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव साथ होता है तो उससे पहले ही जो है ना गठबंधन टूट जाएगा। उचाना सीट एक ऐसी सीट है जहाँ दुष्यंत जो है ना उसको छोड़ना नहीं चाहता, और वीरेंद्र सिंह की वो घरेलू सीट है। वीरेंद्र सिंह वहाँ कई बार वहाँ से एमएलए बना है, उसकी पत्नी भी वहाँ से बनी है, आगे उसका बेटा एमपी है। अगर हिसार में कुलदीप बिश्नोई टिकट मांगता है और उसका बेटा भी टिकट मांगता है, तो इस तरह तो गठबंधन अगर चुनाव साथ होते हैं तो पहले ही टूट जाएगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह उचाना की सीट किसी भी हालत में नहीं देगा। वो पहले ही कह चुका है कि इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं। दुष्यंत कहता है इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो उनके आपस में इतना खटास बढ़ चुका है दुष्यंत का और वीरेंद्र सिंह का कि एक दूसरे से उनकी भाषा भी नहीं मिलती, उनकी आपस में भी नहीं बनती। तो इस हिसाब से तो गठबंधन जो है ना, मेरे ख्याल में तो बाकी अगर लोकसभा का चुनाव पहले होता है तो उस टाइम हो सकता है कि वो चुनाव गठबंधन से हो जाए, लेकिन विधानसभा का तो लगता नहीं। नुकसान किसको होगा इसमें, बीजेपी को होगा या फिर जेजेपी को होगा? जजपा को भी होगा और बीजेपी को भी होगा, क्योंकि जजपा जो है ना हरियाणा में पिछली बार 10 सीट लेगी। उसका कारण ये था कि इन लोग बुरी तरह से बिखर चुकी थी, और उससे पहले जो है ना दुष्यंत चौटाला काफ़ी सक्रिय रहा, और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इसलिए टूट गई कि वो जेल में रहे। जेल में रहते हुए उनकी पार्टी, उनका बेटा भी विद्रोह कर गया, उनका पोता भी विद्रोह कर गया। तो इसलिए जो है ना अब है, उस टाइम पे ज़्यादा सक्रिय बाद में हुआ है, उस टाइम पे ज़्यादा सक्रिय नहीं था। हालांकि भाई की गैर हाजिरी में, बाप की गैर हाजिरी में उसने पार्टी को उठाए तो रखा, बहुत मजबूती के साथ उठाए रखा, लेकिन वो उस तरह से नहीं उठा पाया जिस तरह से भाई ओम प्रकाश चौटाला उठाते थे। ओम प्रकाश चौटाला तो कार्यकर्ताओं के नब्ज पकड़ करके बोलते थे और उनका कार्यकर्ताओं पर प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। ओम प्रकाश चौटाला के लिए तो कार्यकर्ता जान तक देने के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। बाकी ये है कि उस टाइम पार्टी बिखर बहुत बुरी तरह से गई थी, इसलिए जो है ना ये 10 सीट ले गए थे। इनेलो बात नहीं है। इनेलो का किस तरह का आप अस्तित्व देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि हाल ही में अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इनेलो का स्तर उस समय के अपेक्षा अब कितना बढ़ा है या फिर किस तरह के हालात हैं इनेलो? देखो जी, इनेलो और भी कांग्रेस ये दोनों जाट वोटर के ऊपर निर्भर करता है। जाट वोटर पहले चौटाला का सबसे खास था। चौटाला में अगर ये देखते हैं, अगर जाट को ये दिखाई दिया कि भूपेंद्र हुड्डा बन रहा है तो सारा भूपेंद्र हुड्डा की तरफ झुक जाएगा। अगर ये देखेगा कि चौटाला जीत रहा है तो चौटाला की तरफ चला जाएगा। अभी इनका जो है ना कोई पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि भाई ये कास्ट उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि जाट जो है ना बीजेपी से तो ज़्यादातर कटा हुआ, क्योंकि जाट आंदोलन, किसान आंदोलन, ये इस तरह के आंदोलन हुए हैं कि उनकी वजह से जाट ज़्यादा इसके फेवर में नहीं है बीजेपी के में। हालांकि बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है जाटों को। सुभाष बराला को वो बनाया, बीजेपी का अध्यक्ष बनाया, फिर वीरेंद्र सिंह को, इनको धनखड़ को जो है ना कृषि मंत्री बनाया। पूरी चली धनखड़ की, इतनी चली है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। कैप्टन अभिमन्यु को रेवेन्यू मंत्री बनाया, उसकी भी खूब चली, यानी उनका पत्ता नहीं हिलता था उनके कहे बगैर इनके विभाग में। लेकिन वो भी चुनाव हार गए और तीनों चुनाव हार गए। कोई भी जाट जो है ना पुराने 8 मंत्री चुनाव हारे, एक भूपेंद्र, एक खट्टर जीता दोबारा, एक अनिल भी जीता, बाकी तो सारे हार गए जितने मंत्री बना रखे थे। तो इसलिए बीजेपी का प्रभाव जो है ना जी, वो सिर्फ इसलिए था कि मोदी का जो है ना, मोदी को लोग पसंद करते थे, और मोदी की जो पहले की छवि में और अब की छवि में देखो अंतर आया है थोड़ा सा।
अंतर ये आ जैसे अब ये कई दिन से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव है तो एक तो चुनाव लंबा खींचेगा, कम से कम एक 1.5 साल तैयारी में लग जाएगा उसके। ये चाहते हैं कि बीजेपी चाहेगी कि ईवीएम से ही चुनाव हो, जबकि और पार्टियां सारी विरोध कर रही हैं और ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अगर बैलेट पेपर से चुनाव है तो हरियाणा की राजनीति में कुछ भी गुल खिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हरियाणा से संबंधित राजनीति पर आपसे दूसरे भाग में फिर चर्चा करेंगे। कुछ समय अंतराल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमसे जुड़ने के लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रेम शर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। पिछले 4 दशक से ये पत्रकारिता के रूप में भी लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। राजनीतिक चर्चा के दूसरे भाग में और विशेषज्ञों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।